हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हमने टोटल 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आपके पास इंट्रोडक्टिव पार्ट्स। और इंट्रोडक्टिव पार्ट्स के जितने भी पार्ट्स थे आपके पास टोटल 5 पार्ट्स में हमने कवर किया था, जिसमें हमने जनरल स्पेसिफिकेशंस डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा वो पार्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। सेकंड यूनिट में हमने डिस्कस किया था आपके पास कनेक्शन, और कनेक्शंस में भी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आपके पास रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस। रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस के भी हमने टोटल 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने अब तक उन पार्ट्स को भी कवर नहीं किया है तो पहले आप उन पार्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था आपके पास वेल्डेड कनेक्शंस, और वेल्डेड कनेक्शंस के भी हमने 2 से 3 पार्ट्स कवर किए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के। आज हम बात करेंगे आपके पास एक और नए यूनिट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर को भी यहां पर हम 2 या 3 पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका जो पहला सेशन है उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पार्ट रहता है उसका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे सेकंड पार्ट्स में भी काफी हेल्प करता है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007। देखिएगा, कोडल प्रोविजन से ही ज्यादातर सवाल आपके एसएससी जेई या स्टेट ए में पूछे जाते हैं। नियर What is the maximum permissible effective slenderness ratio for a tension member? आपको क्या बताना है यहाँ पे बोला गया है कि आपको स्लेंडरनेस रेशो बताना है किसके लिए सर? टेंशन मेंबर के लिए। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब आप सभी को ये चीज तो पता होगा कि सर टेंशन मेंबर क्या होता है। टेंशन मेंबर आपका वो मेंबर होता है जो ओनली एक्सियली टेंशन फोर्स को कैरी करता है, उसको हम एज ए टेंशन मेंबर बोलते हैं। क्लियर है? उसने बोला है कि इन विच द रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस, कैसा लोड दिया गया है? रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस अकर्स ड्यू टू द लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस। तो उस कंडीशन में आपका कितना होगा स्लेंडरनेस रेशो? स्लेंडरनेस रेशो क्या बताता है कि आपका मेंबर कितना स्लेंडर है। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एज पर IS 800 के कोडिंग के मुताबिक, एज पर IS 800 2007 के मुताबिक अगर हम क्या देखना चाहें सर, स्लेंडरनेस रेशो देखना चाहें, तो देखिएगा मैं की पॉइंट्स लूंगा और की पॉइंट से ही आपको सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे याद होनी चाहिए। स्लेंडरनेस रेशो अगर हम बात करते हैं लैम्डा की, लाइव लोड एंड अदर देन लाइव लोड एंड अदर देन किसकी बात कर रहा है वो आपके पास? अदर देन बात कर रहा है आपके विंड और सिस्मिक फोर्स की। विंड और सिस्मिक फोर्स की, सिस्मिक फोर्स, या आप अर्थक्वेक भी बोल सकते हैं। तो उस कंडीशंस में मेरा जो आपके पास स्लेंडरनेस रेशो रहेगा वो कितना रहेगा सर? आपके पास 180 रहेगा। क्लियर है? अगर क्या बोला गया आपके पास, रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू लाइव लोड एंड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स दिया गया है, तो उस कंडीशन में मेरा जो स्लेंडरनेस रेशो होगा वो आपके पास 180 होगा। और अगर हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशो फॉर टेंशन मेंबर्स की, किसकी? टेंशन मेंबर में आपके पास एज ए टाई बोल दिया गया है, या फिर रूफ ट्रस बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए? रूफ ट्रस बोल दिया जाए। तो उस कंडीशंस में मेरा जो स्लेंडरनेस रेशो रहता है वो आपके पास कितना रहता है? वो हमारे पास सर 350 रहता है। और थर्ड रहता है कि अगर स्लेंडरनेस रेशो इसका बताना है कि मेंबर इज ऑलवेज अंडर टेंशन, कि मेंबर कैसा हो सर आपके पास? ऑलवेज अंडर टेंशन हो, यानी कि ओनली टेंशन, अंडर टेंशन। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है आपके पास स्लेंडरनेस रेशो की। तो इस कंडीशन में मेरा स्लेंडरनेस रेशो कितना होता है सर? 400 होता है। क्लियर है? तो यहां से मैंने 3 केसेस आपको किए हैं। पहला है कि जब आपके पास रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस है ड्यू टू किसके कारण सर? लाइव लोड के कारण, और अदर देन क्या बोला है? विंड और सिस्मिक फोर्स। तो उस कंडीशन में कितना लिया जाएगा सर? आपका 180 लिया जाएगा। बट जब हम बात करते हैं टाई या रूफ ट्रस के केस में, तो उस कंडीशंस में आपको 350 लेना है। ध्यान दीजिएगा, टाई इज अनदर टेंशन मेंबर। और अगर हम बात करते हैं मेंबर इज ऑलवेज अंडर टेंशन, तो उस कंडीशन में क्या लेना है सर? आपको 400 लेना है। तो ये क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चंस को की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ही आपके नंबर ऑफ सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से।
क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। देखिएगा इससे प्रीवियस में आपने पढ़ा था कि वेल्डेड साइज का जो मिनिमम वेल्ड साइज होना चाहिए, आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए आपके पास सर, सर शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, वो 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये तो आपने पढ़ा था सर साइज ऑफ वेल्ड में। बट आज क्या पूछा है, आज बोला गया थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट। देखिएगा वेल्डेड की जो आपके पास थिकनेस होनी चाहिए 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए। बट जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ घसट प्लेट, किसकी बात करते हैं हम, घसट प्लेट की बात करते हैं। तो घसट प्लेट की अगर मैं थिकनेस की बात करता हूं, जिसको मैं TG से रिप्रेजेंट करता हूं, तो किससे कम नहीं होनी चाहिए सर, शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपके पास थिकनेस ऑफ गसट प्लेट होना चाहिए वो आपके पास कम से कम कितना होना चाहिए सर, 12 mm और इससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि फॉर ए टेंशन मेंबर इन ए रूफ ट्रस। देखिएगा आपके पास क्या दिया गया है, टेंशन मेंबर की बात की जा रही है, बिल्कुल सही। टेंशन मेंबर मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, और टेंशन मेंबर में किसकी बात की जा रही है, रूफ ट्रस। मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो सर हमारे पास टाई बोलिया जाएगा, या फिर सर रूफ ट्रस बोला जाएगा, ठीक है, या सर हम ब्रेसिंग सिस्टम बोल दिया जाएगा, ब्रेसिंग सिस्टम बोल दिया जाएगा। तो इस कंडीशंस में मेरे पास जो स्लेंडरनेस रेशो होगा, स्लेंडरनेस रेशो लैम्डा, वो कितना होगा सर आपके पास, सर वो मेरे पास हो जाएगा 350। यही मैंने आपको डिस्कस करवाया था पहले क्वेश्चंस में कि टाई हो रूफ ट्रस हो तो उस कंडीशन में स्लेंडरनेस रेशो कितना दिया जाएगा सर आपके पास, 350 लिया जाएगा। तो देखिएगा जहां पे भी आपका 350 है आप उसको लॉक कर दीजिएगा। और जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो होता है आपके पास वो कितना रहता है, 400 रहता है। कब, जब आपका मेंबर इज ऑलवेज अंडर टेंशन हो। क्लियर है? यस सर। तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखना कि टेंशन मेंबर हो, कैसा हो, टाई हो, रूफ ट्रस हो, ब्रेसिंग सिस्टम हो, तो उस कंडीशन में स्लेंडरनेस रेशो मेरे पास 350 आएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लग एंगल्स। अगर हम बात करते हैं नाम में ही एंगल है, तो ये क्या है, लग एंगल्स क्या है, एक प्रकार का इट इज द शॉर्टेस्ट, क्या है हमारे पास, एक प्रकार का शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द एंगल सेक्शन है। इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द एंगल सेक्शन है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द एंगल सेक्शन है डियर, जिसका यूज हम क्यों करते हैं, रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन के लिए। ये क्या करता है सर, यूज्ड फॉर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन लेंथ को क्या करता है सर, ये कम करता है, लेंथ ऑफ कनेक्शन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कनेक्शन को आप एज ए लेंथ ऑफ ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंदर लेंथ ऑफ ज्वाइंट। क्लियर है? बिल्कुल सही हो गया सर। तो लग एंगल्स क्लियर हुआ। लग एंगल्स क्या है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन है, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं सर, लेंथ ऑफ जॉइंट्स को कम करने के लिए करते हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिसका यूज हम सर लेंथ ऑफ जॉइंट्स को कम करने के लिए करते हैं। तो पहला बोला आर नेसेसरी अनइक्वल एंगल्स, नो सर, तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या हो गई है, फॉल्स। नेक्स्ट बोला है आर ऑलवेज इक्वल एंगल्स, नो सर, ये भी फॉल्स हो गया है। उसने उसका फंक्शन पूछा है इंक्रीज द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ ज्वाइंट, नहीं सर, इसका मेन काम क्या है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ ज्वाइंट, तो ये आपका ट्रू आंसर हो गया है, आपके लेंथ ऑफ ज्वाइंट्स को कम करना ही इसका राइट आंसर हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट बोलता हूं तो डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर विद सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट। देखिएगा कौन सा मेंबर बोला गया है, टेंशन मेंबर, और कैसा है सर वो, सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट, यानी सिंगल प्लेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। द कॉमन सिंगल स्ट्रक्चरल शेप आर एंगल सेक्शन, टी सेक्शन एंड चैनल सेक्शन। बिल्कुल सही, कि जब हम बात करते हैं एज ए सिंगल स्ट्रक्चरल शेप्स के लिए, तो वहां पे आप एंगल सेक्शन का यूज भी कर सकते हैं, टी सेक्शन का यूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शन का यूज कर सकते हैं, और आप वहां पर एज ए आई सेक्शन भी यूज प्रेफर कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई सर मेरे पास, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट बोल रहा है सिंगल एंगल्स आर नॉट यूज्ड फॉर ब्रेसिंग, गलत नहीं है सर, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया है, फॉल्स हो गया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सिंगल एंगल्स
सिंगल एंगल्स का अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज हम कहाँ किया कर सकते हैं डियर, इसका यूज आप ब्रेसिंग फॉर लाइट रस्ट मेंबर में करते हैं, ब्रेसिंग फॉर लाइट टेंशन मेंबर में करते हैं, लाइट टेंशन मेंबर में करते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही है। आपको देखना होगा कि जो सिंगल एंगल यूज्ड है उसका यूज आप एज ए ब्रेसिंग फॉर लाइट टेंशन मेंबर में करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, तो 2 आपका क्या हो गया सर, फॉल्स। तो देखिएगा ऑप्शन में जहां भी आपको 2 दिखाई दे रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट। तो सर आपने बोला एलिमिनेट कर दिया है, तो सर ऑप्शन सी में भी 2 है, सर ऑप्शन बी में भी 2 है और ऑप्शन डी में भी 2 है। तो एक ही स्टेटमेंट देखने से आपका आंसर पिक मिल गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ओकेशनली आई सेक्शन आर आल्सो यूज्ड फॉर टेंशन मेंबर एज दे हैव मोर रिजिडिटी। बिल्कुल आई सेक्शन का आप यूज कर सकते हैं, और आई सेक्शंस का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं अलोंग द एक्स एक्सिस, वो क्या होता है सर आपके पास हाई होता है। और जब हाई होता है तो इसके रिस्पेक्ट में हमें एक और पॉइंट्स भी याद रखना है आई सेक्शंस का। क्या होता है सर कि यहाँ पे जो आपको सेक्शंस प्रोवाइड होते हैं, सेक्शन कैसे मिलते हैं सर, हमें स्टीप मिलते हैं। स्टीप के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होती है सर, लेस होती है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि डिफ्लेक्शन कैसे देखने को मिलेगी, यहाँ पर लेस देखने को मिलेगी। और आई सेक्शन में आप सभी जानते हैं कि सर 2 फ्लैंज होते हैं और एक वेब होता है। वेब आपका सर शेयर को रजिस्ट करता है, जबकि फ्लैंज आपका बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर मेरे पास, थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू हो गई है। क्लियर है, तो यहां से आप देख सकते हैं सर हमारे पास सर ए वाली करेक्ट है, बिल्कुल सही है, और सर हमारे पास सी वाली करेक्ट है। क्लियर है, ए और सी मतलब 1 एंड 3। तो आपका राइट आंसर हो गया सर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द स्पैन लेंथ ऑफ ए फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर बोले तो किसकी बात की जा रही है, बेंडिंग मेंबर की बात की जा रही है। फ्लेक्सुरल मेंबर का मतलब होता है यहाँ पर बेंड होना, यानी कि बेंडिंग मेंबर की बात की जा रही है। और बेंडिंग मेंबर बोले तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपके पास बीम की बात की जा रही है। क्लियर है, बोल रहा है कंटिन्यूअस स्टील फ्रेम सिस्टम शैल बी टेकन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट। बिल्कुल सही, यानी कि हम फ्लेक्सुरल बीम की बात करते हैं तो हम किसको डिजाइन करते हैं, एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में ये आपका सपोर्ट हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, अगर इसके सेंटर से देखते हैं हम, तो इसके सेंटर लाइन से हम मार्क करते हैं सपोर्ट ऑफ दी विड्थ से, और यहाँ पे सपोर्ट ऑफ दी विड्थ है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर, हम उसका आपका स्पैन लेंथ बोलते हैं, या उसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बताऊं तो सर इसको एल इफेक्टिव बोलते हैं। और जो आपके क्या होता है सपोर्ट के फेस टू फेस का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, एल नॉट। एल नॉट को मैं एज ए क्लियर स्पैन बोल सकता हूं, और अगर एल इफेक्टिव की बात करते हैं तो इसको मैं एज ए इफेक्टिव स्पैन बोल सकता हूं। क्लियर है, इफेक्टिव स्पैन। तो यहाँ पे यही बोला गया है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट होगा। तो अगर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो आपके पास ए। क्लियर है, देखिएगा क्योंकि किससे रिलेटेड बात कर रहा है, फ्लेक्सुरल बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट में अगर हम बात करते हैं एल इफेक्टिव का यूज हम क्या किसके लिए करते हैं, टू कैलकुलेट द बेंडिंग मूवमेंट के लिए करते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्लियर स्पैन का यूज किसके लिए करते हैं सर, हम टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स के लिए करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के स्पैन होते हैं, क्लियर स्पैन होता है, दूसरा हमारे पास इफेक्टिव स्पैन होता है। क्लियर स्पैन है आपके पास पार्टिसिपेट करता है शेयर फोर्स में, और आप बेंडिंग मोमेंट में जो पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव स्पैन। तो यहाँ पे फ्लेक्सुरल बोला गया है, बैंड बोला गया है, तो बैंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में हम कौन सा स्पैन कंसीडर करते हैं सर, इफेक्टिव स्पैन। और इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन। क्लियर है, तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर ए हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द अनस्टीफेंड टॉपेज एज ऑफ गसेट प्लेट Fi इज इक्वल टू 250 शुड बी लिमिटेड। वो क्या होना चाहिए, तो 42। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये होता है सर 42 एप्सिलॉन। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एप्सिलॉन यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, आप इसका मुझे क्या कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
एट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक टेंशन मेंबर ऑफ ए रूफ ट्रस कैरीज ए फैक्टर लोड, फैक्टर लोड दिया है यानी कि आपके पास एफ यू दे दिया है कितना सर, 430 किलो न्यूटन दे दिया है फैक्टर लोड। और अगर मैं बात करता हूं बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ इन यील्ड, द व्हाट इज द ग्रॉस एरिया, आपको क्या निकालना है, आपको ग्रॉस एरिया निकालना है कब, जब हमारे पास क्या दिया है, यील्ड स्ट्रेंथ दी गई है आपके पास कितना, 250 मेगा पास्कल दे दी गई है। और कुछ दिया गया है आपके पास यहाँ पर, दो ही चीजें दी गई है। तो अगर मैं बात करता हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस, टीडीजी निकालना चाहता हूं, टीडीजी क्या है हमारे पास सर, टीडीजी आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस यील्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रॉस एरिया इनटू यील्ड स्ट्रेंथ एफ वाई डिवाइडेड बाय पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, ठीक है, तो गामा एम नॉट, तो गामा एम नॉट। तो यहाँ पे अगर मटेरियल की देखता हूं, गामा एम नॉट की वैल्यू क्या है, ग्रॉस यील्डिंग के केस में 1.10 है। तो यहाँ पे मुझे एजी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पर देखिएगा टीडीजी, तो जो मेरे पास टीडीजी है उसको किसके इक्वल करना है, फैक्टर लोड के इक्वल कर दीजिएगा। तो यहां से मुझे ग्रॉस एरिया जब फाइंड आउट करूंगा मैं, तो ग्रॉस एरिया मेरे पास क्या जाएगा सर, ग्रॉस एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे पास फैक्टर लोड एफ यू इंटू गामा एम नॉट, गामा एम नॉट डिवाइडेड बाय एफ वाई हो जाएगा, कुछ इसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, टीडीजी को मैं एफ यू के इक्वल कर दिया। तो एफ यू कितना है सर मेरे पास, 430 किलो न्यूटन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कीजिएगा। और उसके बाद अगर सेफ्टी फैक्टर देखते हैं तो 1.10 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा आपके पास सर, एफ वाई, तो एफ वाई मेरे पास कितना है, 250 है। जरा कैलकुलेट कीजिएगा यहां से, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 430 इंटू 1.10 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 430 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाय करना आपको 250। तो यहां से कितना आ रहा सर आपके पास, देखिएगा किलो न्यूटन है, इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आ जाएगा सर, 1892 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो जो ग्रॉस एरिया आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा सर, 1892 mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा फैक्टर लोड आपके पास किलो न्यूटन था, किलो न्यूटन से आपने इसको क्या बना दिया है, न्यूटन बना दिया है। तो जब न्यूटन बनाया मेरे पास तो ये बन जाएगा 430 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर 250 क्या हमारे पास, 250 की अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल से, तो न्यूटन से न्यूटन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या जाएगा, 1892 mm स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया आपने कि जो भी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस यील्डिंग था उसको किसके इक्वल किया हमने, फैक्टर लोड के इक्वल किया, फैक्टर लोड के इक्वल किया, तो आपका फाइनल क्या निकल के आ गया सर, यहाँ पर ग्रॉस एरिया निकल कर आ गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि टेंशन मेंबर सप्लाइज इज डिजाइन फॉर, देखिएगा अगर हम बात करते हैं एज पर IS 800 2007 के मुताबिक, ठीक है, कि जब हम सप्लाइसिस को जो डिजाइन करते हैं, देखिएगा सप्लाइसिस शुड बी डिजाइन, सप्लाइसिस शुड बी डिजाइन, डिजाइन जो किया जाता है फॉर द फोर्स ऑफ, फॉर द फोर्स एट लीस्ट ऑफ, मैं कोडल प्रोविजन की लाइन लिख रहा हूं, एट लिस्ट ऑफ द 0.3 टाइम्स द मेंबर डिजाइन कैपेसिटी, मेंबर डिजाइन कैपेसिटी। ये आपके पास कोडल प्रोविजन है किसका सर, जब आप क्या करते हैं सप्लाइसिस को डिजाइन करते हैं, जब सप्लाइसिस को डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फोर्स होनी चाहिए एटलीस्ट 0.3 टाइम्स द मेंबर डिजाइन कैपेसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास ए हो जाएगा, तो इसको प्लीज अंडरलाइन कर दीजिएगा, 0.3 टाइम्स द मेंबर डिजाइन कैपेसिटी। क्लियर है, बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है सर किसका, IS 800 2007 का। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि फॉर ए सिंगल अनइक्वल एंगल टाई मेंबर, कैसा है आपके पास, अनइक्वल एंगल टाई मेंबर्स द लेग प्रेफर्ड फॉर
मेकिंग ए कनेक्शन इज द, कि जब हमारे पास क्या हो, अनइक्वल एंगल हो, तो उस समय जो लेग को प्रेफर किया जाएगा सर, शॉर्टर लेग प्रेफर की जाएगी या लॉन्गर, सर लॉन्गर लेग प्रेफर की जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, ए लॉन्गर लेग। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड E250 Fe410 ग्रेड ऑफ स्टील साइज 110 mm इंटू 10 mm। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि TY यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया इंटू FY, कुछ इसी तरह से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियली सेफ्टी फैक्टर गामा एम नॉट। गामा एम नॉट यील्डिंग के केस में आप सभी जानते हैं कितना होता है सर, 1.10 होता है। यील्ड स्ट्रेंथ भी आपको सर यहाँ पे पता ही है कितनी है सर, दिया है क्वेश्चंस में, ये 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, सिर्फ आपको यहाँ पे ग्रॉस एरिया नहीं पता है, तो ग्रॉस एरिया के लिए भी आपके पास साइज दिया है कितना सर, 110 इंटू 10 mm। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 1100 mm स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। पुट करेंगे हम सारी वैल्यूज को, तो देखिएगा पुट कीजिएगा, टी वाई इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया 1100 mm स्क्वायर इनटू यील्ड स्ट्रेंथ, एफ वाई कितना है डियर सर, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना सर, आपको 1.10 करना है, 1.10। अब देखिएगा यहाँ पर mm स्क्वायर से mm स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेंथ आएगी मेरे पास, वो किस में आएगी सर, वो आ जाएगी सर आपके पास न्यूटन में। सॉल्व कीजिएगा, 1100 मल्टीप्लाई बाय 250 कितना आ गया सर आपके पास, 275,000, यानी कि आ गया सर 275,000 न्यूटन आ गया है। डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर हमारे पास, सर टी वाई जो आ जाएगा आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ, वो कितना आ जाएगा सर हमारे पास, 275 किलो न्यूटन आ गया है। तो इसी को आप कैप्चर करना है, आपको यील्ड स्ट्रेंथ ही बताना था। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हुआ सर हमारे पास, 275 हुआ ना भाई, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं, कहीं चेक तो गलत तो नहीं हुआ, 110 गुना 10, 110 गुना 10 किया हमने तो कितना आया सर, 1100 आया, 1100 को मल्टीप्लाई किया 250 से तो कितना आया सर, 275। अब देखिएगा 275 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपके पास 450 किलो न्यूटन है, तो अप्रॉक्स हम क्या लगा देंगे आंसर, ये लगा देंगे आपका पास कितना सर, 250 किलो न्यूटन के आसपास। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ गया आपके पास, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन तो भाई हमें लगाना पड़ेगा ना, हालांकि ऑप्शन तो 275 अब जब ऑप्शन में नहीं है तो नियर अबाउट क्या है, 250 है, 415 ज्यादा हो गया, 830 और ज्यादा हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज गिवन बाय, आपको क्या निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है, TDN निकालना है, TDN निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे TDN के लिए आप सभी जानते हैं कि ग्रॉस एरिया को हम क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं सर किससे, FY से, और यहाँ पे क्या करते हैं सर, हमें गामा एम नॉट स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टीज देते हैं, गामा M1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे AG इंटू FY, अब देखिएगा यहाँ पर FY तो नहीं है, बट हमें बोला है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जब आपके पास पार्शियली सेफ्टी फैक्टर दिया गया है तो उस कंडीशन में क्या आंसर होगा, तो FY की जगह क्या आ जाएगा सर, आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाएगा। FY की जगह हम क्या ले लेंगे सर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ले लेंगे, और जहां पे हम गामा एम नॉट किसके रिस्पेक्ट बात कर रहा था, वो बात कर रहा था आपके पास पार्शियली सेफ्टी फैक्टर मटेरियल रेजिस्टेंस बाय वन एल्डिंग, बट जब पार्शियली सेफ्टी फैक्टर गामा M1 होगा तो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा सर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो AG की जगह मैं क्या लिखूंगा सर, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई फैक्टर देना पड़ेगा 0.9, AG की जगह आपके पास AN हो जाएगा, FU की जगह FU हो जाएगा, और जब आपका FU रहेगा तो यहाँ पे आपके पास कौन सी रहेगी, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर गामा M1 रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा सर आपके पास, 0.9 FUAN इंटू गामा M1। ठीक है, बिल्कुल सही। क्लियर है, तो बी इज द राइट आंसर। सर आप बोलोगे सर गामा एम नॉट कब आएगा, सर गामा एम नॉट तब आएगा जब आपकी यील्ड स्ट्रेंथ थी, बट आज यील्ड स्ट्रेंथ नहीं है, आज हमने किसके रिस्पेक्ट में बात किया है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बात किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, वो आपके पास ए इज द राइट, सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द बेस्ट सुटेड रोल्ड स्टील सेक्शन फॉर ए टेंशन मेंबर, की सबसे बेस्ट टेंशन मेंबर बताना है आपका रोल्ड स्टील सेक्शन का, तो रहता है सर आपके पास फ्लैट सेक्शन। ऐसा क्या है सर कि यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब आपका शेयर का इफेक्ट कंसीडर ही नहीं किया जाता है, मतलब आता ही नहीं है, नो शेयर लैग इफेक्ट अकर्स। तो आप लिख सकते हैं नो शेयर लैग
इफेक्ट अकर्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना गया है, आपका फ्लैट सेक्शन सबसे बेस्ट रोलर स्टील सेक्शन माना गया आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि एज पर आईएस कोड विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स इज कंसीडर फॉर द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो क्या आएगा आपके पास सर, शेयर लेग का इफेक्ट आएगा। देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे। पहला फैक्टर हो गया सर डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ गवर्न्ड बाय यील्डिंग। ठीक है, जो हमारे किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, ग्रॉस यील्डिंग के रिस्पेक्ट में बात करेगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर, आपका TDN से रिप्रेजेंट, TDG से रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरा जो रहेगा हमारे पास वो रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर, TDN से रिप्रेजेंट करूंगा। और नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास ब्लॉक शेयर रहेगा, ब्लॉक शेयर, ब्लॉक शेयर, और ब्लॉक शेयर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, TDH। ठीक है, तो ये आपके तीन रहेंगे, शेयर लेग का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ पंच्ड होल, ये आपके पास ब्लॉक शेयर मोड ऑफ फेलियर। तो आपका बताना है इनमें से तीनों में से क्या होगा आपका आंसर। तो पहला होगा सर, कौन कौन सा फैक्टर होगा आपके पास, TDG होगा, डिजाइन टेंशन स्ट्रेंथ एज रिगार्डिंग ग्रॉस यील्डिंग, रप्चर क्रिटिकल स्ट्रेंथ होगा जिसको मैं एज ए TDN बोलूंगा, और ब्लॉक शेयर होगा जिसको हम एज ए TDH बोलेंगे। तो ये मेन क्या है आपके पास फैक्टर्स है जब भी हम क्या करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेन मेजर फैक्टर रहते हैं आपके पास। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा शेयर लेग इफेक्ट की बात की आपने, नो सर। इफेक्ट ऑफ पंच होल की बात की, ब्लॉक शेयर मोड ऑफ फेलियर की बात की हमने सर, बिल्कुल सर। तो ब्लॉक शेयर फेलियर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया सर TDH से। क्लियर है। तो यहाँ पर थर्ड कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी, यानी कि ओनली थर्ड इज द करेक्ट आपका राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, द स्पेसिफिकेशन फॉर द डिजाइन ऑफ लग एंगल्स। अब देखिएगा यहाँ पे लग एंगल्स की बात कर रहा है। लग एंगल्स क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द एंगल सेक्शन है, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, आपके पास लेंथ ऑफ द जॉइंट्स के लिए करते हैं, यानी कि कनेक्शन की लेंथ को कम करने के लिए। तो पहला बोला है कि लग एंगल्स कनेक्टिंग ए चैनल शेप्ड मेंबर शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन ऑफ द मेंबर। वो कैसा होगा आपके पास, सिमेट्रिकली। तो बिल्कुल सर ये ट्रू हो गया है। सेकंड बोला है वेयर लग एंगल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट एन एंगल मेंबर द होल एरिया ऑफ द मेंबर शैल बी टेकन एज इफेक्टिव। यस, बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करते हैं S1 एंड S2 दोनों सही है, तो हम किसके साथ जाएंगे सर, हम बोथ के साथ जाएंगे। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या बोल रहा है, द टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब आपको TY निकालना है। तो वही हम करेंगे AG इंटू FY डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास। देखिएगा जब FY की हम बात करेंगे तो यहाँ पर यील्डिंग का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आएगा, यानी कि गामा M0। और गामा M0 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है सर, 1.10 होती है। और सर FY की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना सर, 250। तो यहाँ पर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है सर, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया के लिए साइज दिया गया मेरे पास 220 इंटू 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 2200 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू हम, तो दैट इज TY इज इक्वल टू, ग्रॉस एरिया कितना है सर हमारे पास 2200 mm स्क्वायर, पूरा लिखिएगा। FY कितना है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। डिवाइडेड बाय क्या करना आपको, 1.10 करना है। तो देखिएगा जो कैंसिल हुआ कैंसिल, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन में आंसर आएगा। तो देखिएगा जो न्यूटन में वैल्यू आएगी हमारे पास 2200 मल्टीप्लाई बाय 250 कितना है सर आपके पास, यह आपके पास 550 के आसपास। ओके, डिवाइड बाय तो करना है ना हमने, तो डिवाइड बाय ये वाला क्वेश्चंस। तो देखिएगा इसको एक बार चेक करते हैं जरा कितना आंसर आएगा, इसको देखकर हम करते हैं पहले। ये हो जाएगा 2200 इंटू 250, तो कितना है आपके पास, डिवाइडेड बाय 1.10, तो कितना है आपके पास सर, यह है आपके पास 500 इंटू 10 डेज की पावर 3 न्यूटन आ गया है। किलो न्यूटन बनाना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो यहां से मेरे पास TY कितना आ जाएगा सर, 500 किलो न्यूटन आ जाएगा।
कितना आ जाएगा सर 500 किलो न्यूटन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास 500 किलो न्यूटन हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने एक क्वेश्चन किया है वहां पे शायद हमने डिवाइड नहीं किया, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आया था आपके पास 1100 मल्टीप्लाई बाय 250 किया था, तो आपके पास 2750 आया था ना भाई। यस सर, आपने इसको क्या नहीं किया सर, डिवाइडेड बाय नहीं किया। डिवाइड बाय किससे करना था सर 1.10 से करना था। तो डिवाइडेड बाय 1.10, तो आपके पास कितना आ रहा था 250, तो यहाँ पे 250 आ रहा था भाई, इसीलिए मैं बता रहा था आपके पास। तो यहाँ पे कितना आ रहा था 250 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन करना है, डिवाइडेड बाय 1000 करना। तो यहाँ से जो टी वाई आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 250 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा आप फिर से, क्योंकि हमने यहाँ पे सही कर दिया है, तो आपका आंसर क्या हो गया है सर सी। हमने क्या किया था सर, उसको विद पार्शियली सेफ्टी फैक्टर नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 13 14 हो गया आपके पास, 15 हो गया हमारे पास, 16 हो गया आपके पास। अब बात कर लेते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चंस क्या बोला है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो फॉर द एक्सियली लोडेड मेंबर कैरिंग ए टेंशन ओनली। आपको स्लेंडरनेस रेशो बताना है जब आपके पास क्या हो, ओनली टेंशन हो। ठीक है, सिर्फ टेंशन हो, परमानेंटली टेंशन हो, तो उस कंडीशन में कितना रहेगा सर 400 रहेगा आपके पास स्लेंडरनेस रेशो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा सर, डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, एज पर IS 800 2007 द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो फॉर ए स्टील मेंबर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। क्या बोला है, ऑलवेज सब्जेक्टेड टू टेंशन, मतलब क्या आ रहा है उसके ऊपर परमानेंटली टेंशन आ रहा है। तो जब परमानेंटली टेंशन आ रहा है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो कितना था सिर्फ 400, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछा था आपके पास कि मेंबर कैरिंग टेंशन ओनली, जब टेंशन कैरी होगा यानी कि पूरा का पूरा मेंबर आपका परमानेंटली टेंशन हो गया है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू 400, तो वही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है आपके पास कि इन ए टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील रोड, रोड मतलब आपके पास डाया दे दिया है, और डाया कितना दे दिया है सर आपके पास 12 mm दे दिया है। तो क्या आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ बार फाइंड आउट कर सकते हैं, जी सर। तो π/4 इंटू 12 स्क्वायर, तो यहाँ से एरिया जब निकालेंगे जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो π/4 12 12 144 इंटू 0.7854 कितना आ रहा है सर आपके पास 113 mm स्क्वायर आ रहा है। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर दिया है एरिया। आप ऑब्जर्वेशन बोला है लोड एट यील्ड पॉइंट, लोड एट यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट कितना दिया गया सर मेरे पास 28.5 किलो न्यूटन दे दिया गया है। और ब्रेकिंग लोड आपके पास कितना दिया गया है, ब्रेकिंग लोड, ब्रेकिंग लोड, ब्रेकिंग लोड दिया गया सर मेरे पास 42 किलो न्यूटन। तो इनमें से आपको कौन सा लोड लेना है, लीस्ट वाला लोड लेना है। पहले लीस्ट के रिस्पेक्ट में तो देख लेते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यील्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस लोड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, लोड बाई एरिया हो जाएगा। तो लोड कितना है सर हमारे पास 28.5 किलो न्यूटन को न्यूटन बनाया, 10⁻³ डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया, एरिया कितना दिया गया है 113। जरा सॉल्व कीजिएगा कितना आता है यहाँ से आपके पास। तो यहाँ से आएगा 28.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 113, कितना आ रहा है सर आपके पास 252.5। तो यार आपके पास देखिएगा यहाँ पर ये न्यूटन बना दिया आपने, ये न्यूटन हो गया है, ये mm स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ से आ जाएगा 252.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हालांकि किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सर 252.5 mn मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपके पास डाया दिया था, इसके रिगार्डिंग आपने एरिया कैलकुलेट कर दिया था। आपके पास दो लोड दिए थे, एक यील्ड पॉइंट लोड दे दिया था 28 और दूसरा आपके पास ब्रेकिंग लोड दे दिया था 42। ब्रेकिंग लोड मतलब कि जहां पर वो शेयर के रिगार्डिंग फेल हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इनमें से लिस्ट ले सकते हैं, बट जब यील्ड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लोड भी यील्ड का ही आएगा। तो यहां से हम यील्ड स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, तो यील्ड स्ट्रेस क्या होगा, यील्ड आपके पास लोड एट यील्ड पॉइंट टू एरिया ऑफ बार आएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आया वो आपके पास से डी इज द राइट आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20।
अगेन टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। देखिएगा क्वेश्चंस बार बार आ रहा अभी आपके पास। टी वाई क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रॉस एरिया इनटू एफ वाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर गामा एम नॉट यील्डिंग की। ठीक है, ये कितनी होती है सर वैल्यू 1.10, एफ वाई कितना है सर 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करना है, तो 330 इंटू 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3300 mm² आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे जब टी वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3300 mm² इंटू 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 1.10। अब जो कैंसिल हो रहा है mm² से mm² कैंसिल, तो आपका आंसर किस में आएगा सर, न्यूटन में। तो ये हो जाएगा 3300 इंटू 250, कितना हुआ आपके पास, डिवाइडेड बाय 1.10, तो यहां से कितना आया है 750 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन बनाना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा। तो टी वाई कितना आ गया सर मेरे पास 750 किलो न्यूटन। तो आपका जो राइट आंसर आ गया है यहाँ पे कितना आ गया सर 750 किलो न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके 2-3 क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम किए गए हैं। तो आपको यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी आनी चाहिए या टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ स्टील मेंबर इन टेंशन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी shear leg इफेक्ट व्हेन कनेक्टेड टू गसेट प्लेट। कि आपके पास कुछ सेक्शन दिया गया है, अगर उस सेक्शंस को हम गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहां पे शेयर लेग का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि वहां पे शेयर लेग का इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो ऐसा कौन से सेक्शन में बोला है, पहला बोला है कि एन आई सेक्शन विद बॉटम फ्लैंज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, तो वहां पे क्या होगा सर आपका शेयर लेग का इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। सर यस सर, कंसीडर शेयर लेग इफेक्ट आएगा, शेयर लेग का इफेक्ट आएगा। और अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करेंगे तो नो शेयर लेग, तो उस कंडीशन में नो शेयर लेग का नहीं आएगा। तीसरा बोला है एंगल विद वन कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, तो उस कंडीशन में भी क्या आएगा आपका शेयर लेग का इफेक्ट आएगा आपके पास। नेक्स्ट बोला है टू एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास शेयर लेग का इफेक्ट आएगा। सिर्फ किस में नहीं आएगा, नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर लेग इफेक्ट, कब, जब आपका सेक्शन कैसा हो, एज ए रेक्टेंगुलर प्लेट हो हमारे पास। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी अगेन दिया गया है आपके पास, यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो टी वाई इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया इनटू एफ वाई, कुछ इसी तरह से है, डिवाइडेड बाय आपके पास गामा एम नॉट। तो यहाँ पे मेरे पास गामा एम नॉट की वैल्यू आप रख सकते हैं सर, कितनी होगी सर 1.10 हो जाएगी। और सर यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास दिया है कितना सर 250 न्यूटन पर mm²। और अगर हम बात करते हैं ग्रॉस एरिया की, तो यहाँ पे मैं ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ 220 इंटू 12 mm। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 220 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 220 इंटू 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 2640 mm² आ जाएगा। तो यहाँ से आप टी वाई निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2640 mm² इंटू 250 न्यूटन पर mm², डिवाइड बाय क्या करना आपको, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ग्रॉस यील्डिंग के केस में कितनी रहती है 1.10। सॉल्व कीजिएगा आप, 2640 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 1.10 कितना आ रहा है सर आपके पास, ये आ रहा है सर हमारे पास यहाँ पर 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन बनाना है तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा सर 600 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ आ गई वो कितनी आ गई सर आपके पास 600 किलो न्यूटन आ गई है। क्लियर है, ग्रॉस एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल अनइक्वल एंगल सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज पर IS 800-2000 फॉर टू केसेस, लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट या शॉर्टर लेग इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट। बिल्कुल सही, विच ऑफ द स्ट्रेंथ विल बी सेम इन दी बोथ केस, तो किस केस में दोनों की स्ट्रेंथ सेम आएगी, जब सर क्या हो आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन हो। नहीं सर, TDN बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है TDN, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। दूसरा बोला है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस, बिल्कुल सही, इसकी बात की जाए तो ये सही है, यानी कि ट्रू
ट्रू, ये फॉल्स हो गया आपके पास। ठीक है, डी बोल रहा है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शेयर, नहीं सर, ब्लॉक शेयर को हम लिख सकते हैं TDH, ये भी सर आपके पास फॉल्स हो गया है। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन बचता है वो बचता है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, TDG। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड प्लेट्स अंडर टेंशन और एडिशनल फोर्सेस इंड्यूस। देखिएगा आपके पास टेंशन तो आ रहा है, बट टेंशन के साथ साथ वहां पर एडिशनल फोर्सेस भी इंड्यूस हो रही है। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, जब टेंशन के साथ आपकी एडिशनल फोर्सेस इंड्यूस हो रही होती है तो उस एक्शंस को बोलते हैं हम प्रेइंग एक्शंस। क्या बोला जाता है आपके पास, प्रेइंग एक्शंस बोलते हैं। अब जब प्रेइंग एक्शंस कब आता है, जब आपकी प्लेट्स में क्या होता है, प्लेट और बोल्ट्स में आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा होता है। क्लियर है, बिल्कुल से कि मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स एंड एडिशनल फोर्स, और एडिशनल फोर्स कौन सी रहती है यहाँ पर, प्रेइंग फोर्स रहती है। क्लियर है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है हमारे पास, 25 बोल रहा है द अलाउबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। आपको क्या बतानी है, अलाउबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस बतानी है। टेंसाइल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर स्टील इज अबाउट वेयर Fy इज द यील्ड स्ट्रेस टेकन एज। तो देखिएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेसेस की, तो वही हमें देखना पड़ेगा। एक्सियल टेंशन क्या होता है, चाहे हम बात कर लेते हैं एक्सियली टेंशन की बात कर लो, चाहे आप एक्सियली कंप्रेशन की बात कर लो। सर एक्सियली टेंशन की बात कर लो, चाहे हम एक्सियली कंप्रेशन की बात करो, इसकी जो वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है सर आपके पास, 0.60 Fy रहती है, यानी कि मैं कह सकता हूं 60% ऑफ Fy रहती है। तो देखिएगा इसी की पूछी आपकी एक्सियली टेंशन का केस में पूछा है, टेंशन और कंप्रेशन क्या रहता है, 0.60 Fy बोले तो 60% ऑफ Fy। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बी हो जाएगा एक्सियल की। बट जब हम बात करते हैं बेंडिंग के केस में, तो बेंडिंग के केस में भी सर आपके पास टेंशन भी हो सकता है, ठीक है, और बेंडिंग में आपके पास सर कंप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में वैल्यू क्या रहती है आपके पास, तो उस कंडीशंस में जो वैल्यू रहती है हमारे पास वो 0.66 Fy रहती है। कहने का मतलब क्या है, 66% Fy रहती है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बेयरिंग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। पहला हो गया आपके पास, दूसरा हो गया है तीसरा, तीसरा आ जाता है हमारे पास बेयरिंग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो बेयरिंग स्ट्रेस जो रहता है हमारे पास सिग्मा बी आर, वो कितना रहता है सर आपके पास, वो रहता है सर 0.75 Fy। मतलब क्या हुआ, 75% Fy हुआ। क्लियर है, तीनों आपको याद होनी चाहिए। पहली हमने कौन सी देखी सर, हमने सर एक्सियल के केस में देखा, हमने एक्सियल के केस की वैल्यू देखी। दूसरी सर हमने किसके देखी, बेंडिंग के केस की देखी। और तीसरी सर हमने बेयरिंग के केस की देखी है। चौथी जो अगर हम बात करेंगे आपके पास, चौथी भी हम वैल्यूज आपको बताएंगे डियर। चौथी रहेगी आपके पास शेयर के केस में। फोर्थ जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा शेयर की। तो शेयर की दो वैल्यू रहेगी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू देखनी हमें, तो इसकी दो, एक रहेगी सर आपके पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की देखनी हमें, और दूसरी सर हमें देखनी है एवरेज शेयर स्ट्रेस, एवरेज शेयर स्ट्रेस की देखनी है। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी सर आपके पास, 0.45 Fy हो जाएगी। तो ये हो जाएगी सर हमारे पास 0.45 Fy। कहने का मतलब क्या है कि 45% ऑफ Fy हो जाएगी। और सर शेयर की बात करते हैं तो 0.40 Fy। कहने का मतलब है कि सर 40% ऑफ Fy हो जाएगी। क्लियर है, तो देखिएगा मैंने आपको सारी बता दी है, मैक्सिमम वैल्यू भी बता दी हमने, और आपको एवरेज वैल्यू भी यहाँ पर बता दी है। क्लियर है, तो आपसे जो पूछी थी और टेंशन में पूछी थी 60% ऑफ Fy, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60%, यहाँ पे 66% और यहाँ पे 75% Fy। क्लियर है, यस सर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि एक प्लेट यूज्ड इज कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड घसट प्लेट। तो उसको क्या बोलते हैं, घसट प्लेट बोलते हैं। और घसट प्लेट की अगर मैं थिकनेस देखता हूं तो शुड नॉट बी लेस देन, वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये पहले ही क्वेश्चन आ चुका था हमारे पास कि जब हम दो प्लेट को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो उस प्लेट को बोला जाता है घसट प्लेट, और इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12 और उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 27 क्या बोल रहा है आपके पास, 27 बोल रहा है कि फॉर डबल एंगल कैरिंग ए टेंशन, डबल एंगल कैरिंग ए टेंशन है। देखिएगा आपके पास डबल एंगल कैरिंग ए टेंशन लगाते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से। आगे क्या बोला है, बैक टू बैक कनेक्टिंग आइदर साइड ऑफ दी गसेट प्लेट, दोनों साइड कनेक्टिंग है तो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है एंगल सेक्शन आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ रिविट और बोल्ट से क्या कर देते हैं सर, इसको हम कनेक्टेड कर देते हैं, कुछ इस तरह से बात कर रहा हूं। क्लियर है। द सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। आपको क्या निकालना है, सेक्शनल एरिया। तो आप यहाँ पे सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, प्लेट का भी एरिया आएगा क्रॉस एरिया, और वो आपके पास क्या है सर, रिविट से भी अफेक्टेड है तो रिविट का एरिया भी आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ, ग्रॉस एरिया, तो ग्रॉस एरिया कैसे निकलेगा आपके पास, ग्रॉस एरिया निकलेगा आपके पास एरिया ऑफ रिविट होल आर एच प्लस नेट एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं नेट एरिया निकल के आलू तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ रिविट होल हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यही पूछा गया आपसे, क्या पूछा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द सेक्शन माइनस क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ रिविट एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ रिविट होल। तो यहाँ पे किसकी बात की थी सर, उसने उसने बात की थी आपके पास सेक्शनल एरिया ऑफ दी सेक्शन। सेक्शनल एरिया ऑफ दी सेक्शन बोले तो नेट एरिया ऑफ दी सेक्शन हो गया यहाँ पर। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज गिवन बाय मिनिमम हो। देखिएगा अगर मैं टीडीएन, अगर किसकी बात करता हूं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर की बात करता हूं, तो किसका मिनिमम होगा, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ फेलियर का होगा, यानी कि टीडीएच, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रप्चर का तो टीडीएन होगा, ठीक है। और एल्डिंग की बात करेंगे तो टीडीजी होगा आपके पास, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं इन तीनों का क्या होगा मिनिमम, सर किस किस का, सर आपकी ग्रॉस एल्डिंग का, सर आपके रप्चर का, और सर आपके पास ब्लॉक शेयर का, इन तीनों का क्या होगा सर मिनिमम। तो आपका आंसर क्या आ गया सर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, टेंशन कोफिशिएंट ऑफ ए मेंबर इंडिकेट। टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, अब यहां से सवाल ये है व्हाट इज द टेंशन कोफिशिएंट। जो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं सर टेंशन कोफिशिएंट की, ये थोड़ा सा आपको नया वर्ड लग रहा होगा, कोई बात नहीं। टेंशन कोफिशिएंट जो हमारे पास होता है डियर, वो क्या होता है, टेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ द मेंबर, फोर्स ऑफ द मेंबर, फोर्स ऑफ द मेंबर टू दी लेंथ ऑफ द मेंबर होता है, फोर्स ऑफ द मेंबर टू दी लेंथ ऑफ द मेंबर। तो यहां पे लिख देंगे हम लेंथ ऑफ द मेंबर, लेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक है, यानी कि F बाई एल। तो आपका बोला है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, नो सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर, यस सर। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, टेंशन कोफिशिएंट मेथड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है सर, वो मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेस्ड है। तो आपका राइट आंसर हो गया सर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोला है कि टाई आर लोड कैरिंग मेंबर्स ऑफ ए फ्रेम। देखिएगा अगर मैं टाई की बात करता हूं तो टाई क्या है सर, हमारे पास टेंशन मेंबर है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं टेंशन मेंबर की, तो टेंशन मेंबर क्या करता है आपका, आर सब्जेक्टेड टू एक्सियली टेंशन लोड। ये टेंशन मेंबर क्या होता है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ओनली, सब्जेक्टेड टू एक्सियली टेंशन, एक्सियली टेंसाइल फोर्स, एक्सियली टेंसाइल फोर्स ओनली।
क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि टाई क्या है, टेंशन मेंबर है जो सब्जेक्टेड होता है आपका किसके सर, एक्सियली टेंसाइल फोर्स ओनली। तो पहला बोला है ट्रांसफर लोड एक्सियल, तो क्या आंसर क्या होगा आपके पास, एक्सियल टेंशन लोड होगा। तो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालना आपको। तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया होता है, जहां पे फोर्स आपके पास पुल दे दिया है 55 किलो न्यूटन, तो ये 55 इंटू 10⁻³ न्यूटन ले लिया है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया के लिए आपके पास क्या दे दिया गया है, यहाँ पर स्टील रोड का the intensity of stress if steel rod 26.9 mm diameter दे दिया गया आपके पास, जहां पे अगर मैं डायामीटर्स की बात करता हूं तो 26.9 क्या दे दिया गया है सर, 26.9 mm दे दिया। तो क्या यहाँ पर एरिया ऑफ बार निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, पर π/4 इंटू डी स्क्वायर बोले तो 26.9 का स्क्वायर, π/4 करेंगे तो 0.7854 इंटू 26.9 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा जरा इसको, तो इसको जब सॉल्व करते हैं 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 26.9 इंटू 26.9 कितना आ गया सर आपके पास, ये आएगा सर 568.32 mm², ये आ गया है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको, 55 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 568.32 कितना आ रहा सर आपके पास, 96, यहां से 96.77 न्यूटन पर mm² आ गया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आई आपके पास दैट इज 96.77 न्यूटन पर mm² आई। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है सर, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 96.77 न्यूटन पर mm²। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर आपके पास, 32 था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 32 के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 33 क्या बोल रहा है कि इन ए स्टील प्लेट विद बोल्टेड कनेक्शन, किसकी बात कर रहा है, बोल्टेड कनेक्शंस की बात कर रहा है। द रप्चर ऑफ नेट सेक्शन मोड इज फेलियर, जो आपका रप्चर ऑफ नेट सेक्शन मोड फेलियर होगा किसके अंदर होगा सर आपका, वो ऑलवेज टेंशन के अंदर होगा। तो ए इज द राइट आंसर हो गया है डियर। तो ये जो मेरा था पहला पार्ट ही मेरा आपका टेंशन मेंबर का था, और टेंशन मेंबर से रिलेटेड हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 33 से 34 क्वेश्चन किए हैं, और सारे क्वेश्चन डियर हमने बहुत ही ज्यादा बेसिक के साथ कवर किए हैं। तो बेटर होगा आप इसी तरह से अपनी तैयारी कीजिएगा, और कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की, सारे सब्जेक्ट्स को आपको बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करना है डियर। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, जब तक मैं नेक्स्ट सेशंस लेकर आता हूं तब तक आप इसी तरह से प्रीवियस पार्ट को कवर कीजिएगा, और इस पार्ट को भी दोबारा से आप रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नए वीडियोज में, तब तक आप इसी तरह से डियर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।